नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सत्य हिंदी लगातार कोशिश कर रहा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की। हम चाहते हैं कि इस कोशिश में आप भी शामिल हों और इसके लिए आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और अपनी मर्जी के हिसाब से भुगतान करें। तो आइए अब शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। ट्रंप का दोहरा रवैया, G7 में न्योता और फिर जांच के आदेश। 129 साल बाद मुंबई में आया ऐसा तूफान, निसर्ग ने मचाई तबाही। चीन सीमा पर तनाव गंभीर, लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर बातचीत। ममता बनर्जी की केंद्र से मांग, हर मजदूर को दे 10,000 रुपये। सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया को भारत करने की याचिका ठुकराई। खास खबरों पर नज़र डालने के बाद अब आइए उन खबरों का विस्तार से विश्लेषण का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर लेते हैं। 24 घंटे के अंदर ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत के बारे में दोहरा रवैया सामने आ गया है। पहले तो उन्होंने भारत को G7 में शामिल होने की पेशकश की। इसके बाद अमेरिकी कंपनियों की ऑनलाइन बिक्री और विज्ञापन पर होने वाली कमाई पर टैक्स लगाए जाने को लेकर भारत की जांच करने के आदेश दे दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर G7 के शिखर सम्मेलन में भाग लेने का न्योता दिया और चीन के साथ चल रहे तनाव पर बात भी की थी और भारत सरकार इससे बहुत खुश भी थी। मोदी ने ट्रंप से कहा था कि उन्हें G7 में शामिल होकर खुशी होगी, मगर जांच के आदेश के इस खुशी में कड़वाहट घुल गई है। दरअसल अमेरिकी प्रशासन ने बीते साल इसी तरह की जांच का आदेश फ्रांस के खिलाफ दिया था। इस बार भारत, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, इंडोनेशिया और तुर्की निशाने पर हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटजियर ने एक बयान में कहा, राष्ट्रपति ट्रंप इस पर चिंतित हैं कि हमारे व्यापार साझीदार वैसी टैक्स नीतियां अपनाते हैं जिनसे हमारी कंपनियों को अनुचित तरीके से निशाना बनाया जाता है। अमेरिका इसके खिलाफ है। ऑनलाइन बिक्री और विज्ञापन से होने वाली कमाई पर किसी तरह का टैक्स लगाया जाए। उनका कहना है कि गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, एप्पल और नेटफ्लिक्स इसके निशाने पर होते हैं। अमेरिका ने पहले भी भारतीय व्यापार को निशाने पर रखा है। ट्रंप प्रशासन ने पहले भारत को जनरलाइज प्रेफरेंशियल लिस्ट से बाहर कर दिया था, यानी भारतीय आयात को मिलने वाली विशेष छूट देनी बंद कर दी थी। उसके बाद भारत को किसी तरह का अनुदान देना बंद कर दिया, जिसका तर्क है कि भारत इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में होड़ करता है, तो उसे कोई छूट या अनुदान क्यों दी जाए। इसके बाद अमेरिका ने कुछ भारतीय उत्पादों पर आयात कर बढ़ा दिया। इसके बदले में भारत ने भी अमेरिकी उत्पादों पर कर थोप दिया था। दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते इससे बेहद तल्ख हो गए थे। तो एक तरफ तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब भारत को अपना दोस्त बताते हैं, मोदी जी को अपना जिगरी यार बताते हैं और ऐसे हाव भाव प्रकट करते हैं जैसे वो भारत के बिल्कुल करीबी मित्र हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो इस तरह के आर्थिक उपाय कर रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं और फिर टैक्स, जिस पर पूरा यूरोप मानता है कि जो अमेरिकी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, डिजिटल कंपनियां हैं, ऑनलाइन कंपनियां हैं, वो उनके यहाँ जो कारोबार कर रही हैं उन पर उनका भी टैक्स लगाना हक बनता है। और फ्रांस ने इस तरह का एक कदम पिछले साल उठाया भी था। उसके बाद फ्रांस से अमेरिका की अनबन हो गई थी, ट्रंप साहब उससे भिड़ गए थे और कई और देश इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं कि जब हमारे देश के अंदर का व्यापार वो ले जा रही हैं तो हमारा हक बनता है टैक्स लगाने का। और भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा था। अब ट्रंप साहब उसकी जांच करवाना चाहते हैं। तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम भारत को G7 में शामिल करना चाहते हैं और दूसरी तरफ उसकी जांच करवा रहे हैं। ये दोहरा रवैया है। दरअसल दोनों मामलों में ट्रंप साहब दोस्ती नहीं निभा रहे हैं, बल्कि अपनी राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ राजनीति कर रहे हैं, एक तरफ अपने आर्थिक हित साध रहे हैं। राजनीति इस तरह से कर रहे हैं कि भारत को
G7 में शामिल करके वो चीन को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, चीन को चिढ़ा रहे हैं, भारत का इस्तेमाल चीन के खिलाफ करना चाहते हैं, इसलिए उसको बुला रहे हैं G7 में, जो कि G7 अब एक तरह से अप्रासंगिक संगठन हो गया है, उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई है और ख़ुद ट्रंप ने उसकी अहमियत को बहुत कम कर दिया है, क्योंकि कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से वो अलग हो गए हैं। तो कुल मिलाकर ये लगता है कि ये जो दोस्ती का नाटक है, छलावा है, इससे हिंदुस्तान को सावधान रहना चाहिए, बचना चाहिए। और अब अगली खबर का रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें आपको एक लिंक मिलेगी, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपका मन करे आप उसमें भुगतान कीजिए। आगे बढ़ते हैं। चक्रवाती तूफान निसर्ग ने महाराष्ट्र में बारिश और तेज़ हवाओं से भारी तबाही मचाई है। इस दौरान मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 129 साल बाद मुंबई में चक्रवात ऐसा आया है। इसको लेकर पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। तटीय लोगों को भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया था और मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई थी। मुंबई एयरपोर्ट को भी शाम 6-7 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया था। उधर गुजरात में भी इसको लेकर तैयारियां की गई। तूफान के गुजरात में पहुंचने से पहले वलसाड और नवसारी ज़िलों के तटीय इलाकों में रहने वाले करीब 43,000 लोगों को हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। तो अब इस तरह के जो तूफ़ान आते हैं, इसकी चूँकि पहले से जानकारी हो जाती है, इसलिए एहतियाती कदम उठा लिए जाते हैं और बहुत सारी जान को बचा लिया जाता है, बहुत सारे नुकसान से बच जाता है। तो ये तैयारियां इस तूफ़ान को लेकर भी हो गई थी। अब जो मौसम विभाग है उसकी खबर आ रही है कि ये तूफ़ान जो है कमज़ोर हो चुका है और जो आशंका थी कि बहुत बड़ा नुकसान इससे होगा, वो शायद उस पैमाने पर नुकसान नहीं होगा। हवाओं की रफ्तार भी कम हो गई है और उम्मीद करना चाहिए कि ये तूफ़ान भी चुपचाप गुजर जाएगा बगैर ज़्यादा नुकसान मचाए। वैसे ही महाराष्ट्र कोरोना के संकट से जूझ रहा है, गुजरात भी कोरोना के संकट से जूझ रहा है। ये दो राज्य ऐसे हैं जो देश के समृद्ध राज्यों में आते हैं और सबसे ज़्यादा कोरोना से संक्रमित भी हैं। यहाँ की सरकारें बहुत बुरी तरह से फेल हो रही हैं यहाँ संक्रमण को रोक पाने में। तो ये दोहरी आपदा है, एक तो महामारी की और दूसरी तूफ़ान की। उम्मीद है कि यहाँ के लोग, यहाँ के निवासी इससे सुरक्षित वापस बाहर निकल आएंगे। और आइए अब अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बढ़ रहे तनाव को दूर करने और मामले के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए चीन और भारत के वरिष्ठ अफसरों की बैठक होने वाली है। ये बैठक 6 जून को होगी और इसमें दोनों पक्षों के लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अफसर भाग लेंगे। भारतीय टीम की अगुवाई लेह स्थित 14वीं कोर के प्रमुख करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बातचीत होने की पुष्टि कर दी है। इसके पहले दोनों सेनाओं के स्थानीय कमांडरों के बीच की बातचीत नाकाम रही थी। भारत और चीन में कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत चल रही है, जिसका अभी तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। राजनाथ सिंह ने एक न्यूज़ चैनल से कहा कि ये सच है कि चीन की सीमा पर तनाव है। चीन एक निश्चित बिंदु तक अपना दावा करता है और भारत एक दूसरे बिंदु तक, दोनों में इस पर मतभेद हैं। चीन ने अच्छी तादाद में सैनिक जमा कर रखे हैं और जो ज़रूरत पड़ी है भारत ने भी किया है। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी चीनी घुसपैठ को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि क्या सरकार इस बात की पुष्टि कर सकती है कि किसी भी चीनी सैनिक ने भारत में प्रवेश नहीं किया है। तो कई स्तरों पर बातचीत चल रही है, इस समस्या को सुलझाने की कोशिशें चल रही हैं। एक कूटनीतिक स्तर पर चल रही है, दूसरी सैनिक स्तर पर चल रही है। सैनिक स्तर पर जो शुरुआती बातचीत थी वो असफल हो गई थी, विफल हो गई थी। उसके बाद अब लेफ्टिनेंट जनरल के स्तर की जो उच्च स्तरीय बैठक है, वो दोनों पक्षों के जो अधिकारी हैं वो 6 जून को जुटेंगे और समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि मामला काफ़ी पेचीदा हो गया है और ऐसा लग रहा है कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी हैं, चीन इस समय दबाव बना कर रखना चाहता है, क्योंकि भारत अमेरिका के बहुत करीब नज़र आ रहा है। अमेरिका भी उधर से
इस तरह के संकेत दे रहा है जैसे भारत उसके साथ है, वो भारत के साथ है और वो चीन पर दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहा है। इसलिए चीन भी इस दबाव को तुरंत रिलीज़ नहीं करना चाहता है, ऐसा लगता है। तो ये जो सीमा पर विवाद की स्थिति बनी है, टकराव की स्थिति बनी है, हालांकि कई लोग मानते हैं कि ये बहुत गंभीर है और 1962 के में जिस तरह के हालात बन गए थे उस तरह बनते जा रहे हैं। लेकिन संभावना यही है कि इस जो उच्च स्तरीय बातचीत हो रही है, कम से कम उसमें टकराव टालने की उम्मीद बन जाएगी। सीमा विवाद बहुत पेचीदा है, वो अभी नहीं हल होगा, उसके लिए अलग से बातचीत चल रही हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाना पड़ेगा और दोनों देशों को थोड़ा सा उदार और लचीला रवैया अपनाना पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर है और इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो राहुल गांधी का ट्वीट है कि क्या चीनी सैनिकों ने सरहद लांघी है या इस तरफ आकर भारतीय ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, इस बारे में भी कई तरह की परस्पर विरोधी खबरें आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सैनिक आए हैं और उन्होंने भारतीय क्षेत्र में कुछ हिस्से पर नियंत्रण भी किया है, लेकिन ये अफवाहों और अटकलों के स्तर पर है। इसीलिए और सरकार भी इस बारे में कोई सफाई नहीं दे रही है, सेना की तरफ से भी कुछ स्पष्टीकरण नहीं आया है, इसलिए इस बारे में कुछ कहना ठीक नहीं होगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि बहुत स्थिति नाजुक है और बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा भारत को भी, और कोशिश करनी होगी कि चीन से टकराव ना हो और अमेरिका इस मामले में उसको मोहरे की तरह इस्तेमाल न करे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि चीन का डर और चीन की आशंका और चीन की जो खींच है वो इस बात को लेकर ज़्यादा है। अगली खबर का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 महामारी से पैदा हुए संकट का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से सभी प्रवासी मजदूरों को 10,000 रुपये प्रति माह की सहायता राशि देने की मांग की है। उन्होंने कहा है, लोग महामारी की वजह से बड़ी आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उन्हें आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। क्यों नहीं पीएम केयर फंड का इस्तेमाल गरीबों की मदद के लिए किया जाए। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस लगातार मजदूरों के जेब में सीधे 7,500 रुपये भेजे जाने की मांग करती रही है। तो ये कांग्रेस पहले से मांग करती रहती है, कही है ममता बनर्जी कर रही हैं, बहुत सारे दूसरे राजनीतिक दलों ने की है, बहुत सारे आर्थिक सलाहकारों ने कही, आर्थिक विशेषज्ञों ने कहा है कि मज़दूरों को तुरंत हाथ में कुछ पैसा देने की ज़रूरत है। ऐसे तमाम गरीब तबके को बल्कि कुछ कैश देने की ज़रूरत है ताकि वो अपने रोज़मर्रे की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। अभी लॉकडाउन का एक लंबा सिलसिला चला है और अभी भी पूरी तरह से रोज़गार के अवसर बने नहीं हैं। तो ऐसी सूरत में लेकिन केंद्र का रवैया इस मामले में बहुत ही नकारात्मक है। वो इस मामले में एकदम से चुप्पी साधे हुई है और डीबीटी के नाम पर, डायरेक्ट बेनिफिट के नाम से उसने बहुत छोटी सी रकम कुछ लोगों को भेजी है। लेकिन बड़े पैमाने पर जो मज़दूर अपनी जगहों से उजड़े हैं, शहरों से वापस अपने गांव गए हैं, उनके लिए क्या उपाय कर रही सरकार, इस मामले में अभी तक बहुत ही कहना चाहिए अनिश्चितता बनी हुई है, अंधेरा बना हुआ है। तो ये एक जायज़ मांग है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हालांकि ममता बनर्जी इस मांग के ज़रिए ज़रूर है कि अपनी राजनीति भी कर रही होंगी, क्योंकि मज़दूरों से पल्ला झाड़ने का भी उनका एक सिलसिला अभी चल रहा था। वो बाहर से मज़दूरों को आने से रोकना चाहती थी, वो स्वीकार नहीं कर रही थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे ऐसा लगता है कि राजनीति हो रही, लेकिन राजनीति से इतर इस पक्ष पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए केंद्र सरकार को और जहाँ तक संभव हो मदद पहुँचाने के लिए आगे आना चाहिए। और आइए अब आज की अंतिम बड़ी खबर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश का नाम भारत करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने बुधवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि संविधान में इंडिया को पहले से ही भारत कहा जाता है। हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ता को सरकार से इसकी मांग रखने की अनुमति दी है। दिल्ली में रहने वाले नमः नाम के व्यक्ति ने यह याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि संविधान में संशोधन करके इंडिया शब्द को हटाया जाए। याचिकाकर्ता ने कहा था कि अनुच्छेद 1 में संशोधन ये सुनिश्चित करेगा कि इस देश के नागरिक अपने औपनिवेशिक अतीत से छुटकारा प्राप्त करें, जो एक राष्ट्रीय भावना भी पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि इंडिया नाम हटाने में नाकामी अंग्रेज़ों की गुलामी की प्रतीक है।
तो ये बहुत सारी नामों को बदल कर नाम गुलामी से छुटकारा पाने की जो चाहत है ये बहुत बार हमने देखी है। बहुत सारे शहरों के नाम, बहुत सारे जगहों के नाम, बहुत सारे सड़कों के नाम बदल कर उन्हें लगता है कि इससे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जो अंदर गुलामी बैठी हुई है, जो पूरे तंत्र में गुलामी बैठी हुई है, जो हमारे शासन तंत्र की गुलामी है, उस पर लोगों की कम नज़र जाती। ये जो प्रतीकात्मक चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा नज़र आती है। हम जानते हैं कि संविधान सभा में इस पर बड़ी लंबी डिबेट चली थी कि इंडिया रखा जाए, भारत रखा जाए। भारत आज़ाद होने के पहले हिंदुस्तान कहा जाता था, वो भी एक था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर एक लंबी बहस संविधान सभा में विशेषज्ञों के द्वारा, उस समय के नेताओं के द्वारा की गई और बाद में ये पाया गया कि ये बेहतर होगा इंडिया दैट इज़ भारत, यानी भारत इंडिया जो कि भारत है, इस नाम से संविधान में इसका उल्लेख है। हम अपने बोलचाल में आम इस्तेमाल में भारत शब्द का इस्तेमाल करें, कोई बुराई नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर भारत को इंडिया कहा जाता है, इसमें कोई औपनिवेशिक वाली बात नहीं होनी चाहिए। हमें उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो सचमुच में हमें ग़ुलामी की ओर ले जा रही हैं। बाहर का पूंजी निवेश भारत आता है, वो ग़ुलामी लाता है। हमारे नेता जिस तरह से किसी बड़े देश की गोद में जाकर बैठ जाते हैं, उसकी नीतियों को फॉलो करते हैं, IMF वर्ल्ड बैंक की नीतियों को जस का तस अपने देश पर लागू करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग़ुलामी की तरफ ले जाती हैं। उनकी तरफ हमारे इन महानुभावों का ध्यान नहीं जाता है। वो प्रतीकात्मक चीज़ें छोटी छोटी ढूंढ कर खुश हो लेते हैं। अगर इंडिया का नाम भारत हो भी गया तो कौन से हालात बदलने वाले हैं, कौन सी परिस्थितियां बदलने वाली हैं, वो लाखों करोड़ों मजदूरों के क्या जीवन स्तर में कोई सुधार होगा? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये एक तरह की राजनीति का भी हिस्सा है, क्योंकि इससे एक राजनीतिक संदेश भी जाता है। बहरहाल ये अब सरकार पर है, सरकार के पास ये अर्जी जाएगी और अगर सरकार भी इनसे सहमत है और वो चाहेगी तो हो सकता है कि संसद में इस पर विचार किया जाए और आगे के कदम उठाए जाएं। लेकिन इससे ग़ुलामी नहीं जाएगी, गुलदास्ता का भाव नहीं जाएगा, ये तय है। ये केवल एक अलंकारिक कर्तव्य होगा जिसका कोई दैनिक जीवन में, आम जीवन में असर नहीं पड़ने वाला है। तो मित्रों, ये था आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। हम कल फिर हाजिर होंगे कल की बड़ी खबरों के विश्लेषण के लिए। उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।